इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा के तौर पर मैंने हाल ही में महाराजा मूवी देखी, जिसके लीड रोल में विजय सेतुपति हैं, जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है। आज हम उसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नाई की दुकान में जाता है काम करने के बाद वो खिलौने की दुकान में जाता है अपनी बेटी के लिए खिलौना लेने। खिलौने की दुकान के सामने ही उसका घर था, जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ। महाराजा खिलौने ले ही रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक घर के अंदर घुस आता है और महाराजा बस देखता रह जाता है और इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से कुछ साल आगे बढ़ती है। हम ज्योति नाम की एक लड़की को देखते हैं जो महाराजा की बेटी थी। ज्योति पढ़ाई में तो कमज़ोर थी लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। स्पोर्ट्स में अच्छी होने की वजह से उसकी पीटी टीचर उसे बहुत पसंद करती थी। ज्योति के घर में 3 लोग थे, महाराजा, ज्योति और लक्ष्मी। ज्योति की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी। लक्ष्मी कूड़ेदान के नाम था, जो परिवार का एक अहम हिस्सा था। दरअसल शुरू में हमने जो ट्रक को हादसा देखा था उसमें ज्योति की मां चल बची, लेकिन ज्योति के ऊपर यही लोहे का डस्टबिन गिरा था और ज्योति की जान बच गई थी। तब से इसको घर में अहम स्थान दे दिया गया। महाराजा ज़्यादा बोलता चालता नहीं था, काफ़ी चुप सा रहता था। एक दिन स्कूल के हेड ज्योति को स्कूल से निकाल रहे होते हैं क्योंकि चीफ गेस्ट को देने वाली ड्रिंक में शराब मिला दी थी। महाराजा को भरोसा होता है कि उसकी बेटे ऐसा नहीं कर सकती। वो हेड को समझा रहा होता है, तभी पीटी टीचर एक लड़के को लेकर आती हैं जिसने ये काम किया होता है और ज्योति को फंसा दिया। तभी महाराजा कहता है, मैं कह रहा था ना मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, फिर भी आपने उसे डांटा, इसलिए आप उससे माफ़ी मांगिए। हेड कहता है, तू जानता है क्या कह रहा है? महाराजा कहता है, मैं नहीं जानता सर, पर आप मेरी बेटी से माफ़ी मांगिए। तभी हेड सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकालने लगता है। तब महाराजा रॉड पकड़कर खड़ा हो जाता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सब लगे होते हैं उसे छुड़ाने में, मगर वो एक जिद पे अड़ा हुआ होता है कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगिए सर। हेड समझ गया कि जब तक माफ़ी नहीं मांगूंगा ये नहीं जाने वाला, बल्कि कुछ न कुछ नुकसान कर बैठेगा, और स्कूल का हेड माफ़ी मांग लेता है। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योति पहली बार स्पोर्ट्स कैंप के लिए शहर जा रही होती है। एक हफ्ते के लिए वो अपने पिता को समझा के जाती है कि टाइम से खाना खा लेना और लक्ष्मी का भी ध्यान रखना। महाराजा रात में नाई की दुकान से काम करके अपने घर आता है। अगले सीन में हम एक सांप को खिड़की से घर आते देखते हैं, जो फर्श पर बेहोश पड़े महाराजा के ऊपर से निकल जाता है। तभी कांच का कुछ गिरने से महाराजा को होश आता है। घर पूरा फैला हुआ था और महाराजा बेहोश पड़ा था। आखिर क्या हुआ? अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कार रिपेयरिंग की दुकान में जाकर बड़ा हल्ला मचा देता है, क्योंकि उसकी कार से उसका चश्मा गायब था। उसने सोचा कि जब कार रिपेयरिंग को दी तो उसकी कार से कोई चुरा लिया होगा। कि वो आदमी धना नाम के एक मैकेनिक को पीटने लगता है जिसने उसकी गाड़ी को रिपेयर किया था। कार रिपेयर करने वाला आदमी धना परसों ही जेल से निकला था। रात में वही मैकेनिक उसे आदमी के अड्डे में जाकर उसे और उसके चेलों को खूब धोता है और चुराया हुआ चश्मा उसके सामने ही तोड़ देता है। इससे ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां एक चोर की दनादन पिटाई हो रही होती है। कि तभी पुलिस स्टेशन में महाराजा पहुंच जाता है और वहां के इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं पास ही मरीकरण सोसाइटी में रहता हूं, मेरा नाम महाराजा है, मैं हर रोज़ 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर की ओर निकल जाता हूं। ऐसे ही एक दिन मैं घर पर आया और मैंने देखा कि वहाँ पर 3 चोर थे। उन्होंने मुझे पकड़कर मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया और वो लोग मेरे कचड़े का डब्बा लेकर चले गए। कचड़े का डब्बा नाम सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, कचड़े के डब्बे का भी कोई FIR करवाता है। महाराजा को स्टेशन से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन महाराजा अपनी बात पर अडिग रहता है और फिर FIR लिखने की विनती करने लगता है। पुलिस द्वारा भगाने पर महाराजा लकड़ी का पट्टा पकड़ लेता है। इसको छुड़ाने के लिए स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वाले महाराजा पर अपना बल लगाते हैं, परंतु महाराजा की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि उसका हाथ टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वो लकड़ी के पट्टे के सहारे लगा रैक टूट कर गिर आता है, जिसमें से एक सांप बाहर निकलता है। तभी सभी पुलिस वाले डर के स्टेशन से बाहर भागते हैं। अगली सीन शिफ्ट होती है एक घर में, जहाँ से एंटी टोला गोल्ड चोरी हुआ था, जिसको पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर सोना उसके मालिक को सौंप रहा होता है। लेकिन मालिक लोग बताते हैं कि ये सोना तो नकली है, असली कहाँ है? तो पुलिस वाला उन्हीं के ऊपर आरोप लगाता है कि आप तो RTO में काम करते हो, कुल मिलाकर सैलरी 60,000 मिलती होगी,
लेकिन ये करोड़ों का घर और ये लाखों का सोना आपके पास आया कहाँ से? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। तुम लोगों को अभी अंदर डाल दूंगा। पुलिस की ये बात सुनकर गोल्ड का मालिक डर जाता है। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर असली सोने को अपने पास रख लेता है। वहीं पुलिस ऑफिसर जब स्टेशन आता है तो देखता है कि थाने की हालत बिगड़ी हुई होती है। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो सभी लोग महाराजा की ओर उंगली करते हैं। अब महाराजा वही सेम स्टोरी अब पुलिस ऑफिसर को भी सुनाता है। पुलिस ऑफिसर का नाम नटराजन था, तो नटराजन सर को भी वही स्टोरी सुनने की मिलती है कि वो 10 बजे घर पर आया तो 3 चोर उसके घर में घुसे थे, जिनके मुंह पर मास्क था, जिन्होंने उसे मारा और वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो लोग उसके कचरे का डब्बा लेकर चले गए। ये सब सुनकर भी पुलिस ऑफिसर वो बंदूक दिखाकर बोलता है कि भाग जाए यहाँ से, मगर महाराजा बंदूक दिखाने के बावजूद भी दोबारा लौट आता है और बोलता है कि मैं मेरे कचरे के डब्बे को ढूंढने के आपको 5 लाख दूंगा। अब जैसे ये बात स्टेशन में फैल जाती है, हर कोई हक्का बक्का रह जाता है कि एक फालतू के कचरे के डब्बे को कोई 5 लाख तक देने को कैसे तैयार हो सकता है। कहीं उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं पड़ी थी, जैसे हीरे जवाहरात। इसलिए अब पूछताछ होना शुरू हो जाती है। अब अगली सीन में एक दूसरी स्टोरी लाइन शुरू होती है, जिसमें हम 2 चोरों को देखते हैं, एक सेल्वी और एक सेलम। ये दोनों घर पर चोरी करते हैं और एक चोर घर में मौजूद बेटी का रेप कर देता है और खा पी के उनको मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम सेलम के घर में उसकी बीवी और बच्चे को देखते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कचरे का डब्बा पलंग के नीचे पड़ा था। मूवी अंत में इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम कचरे के डब्बे का अहम रोल होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। खैर, वापस स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। हम देख पाते हैं कि कंपटीशन में ज्योति अपना पूरा दम लगा रही है, मगर अपने पापा को फ़ोन करके पूछती है कि लक्ष्मी कैसी है, ज़रा फ़ोटो भेजो, तो पिताजी ध्यान नहीं देते। इस बीच अलग अलग पुलिस वाले मार्केट में जाकर सेम वैसा ही कचरे का डब्बा खोजते हैं जो उन्हें मिल नहीं पाता, और उधर सेलम अपना चोरी का काम दूसरे घर पे जारी रखता है और अपने घर जाकर बीबी से बात करता है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार भले हूँ, लेकिन अपनी बेटी की हर ज़रूरत पूरी करूँगा। इसी बीच हम एक पुलिस वाले को हेडक्वार्टर में जाकर एक नंबर को ट्रेस करवाते हुए देखते हैं। अब ये सब क्यों करवा रहे हैं, ये सब आपको अंत में पता चलेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि महाराजा को पुलिस स्टेशन में बैठे पूरे 2 दिन हो चुके हैं। तभी एक व्यक्ति आता है जो अपने दोस्त धना के गायब होने की कंप्लेन लिखवाता है और बताता है कि मोटा आदमी आया था जो उसे मार कर गया था, क्योंकि धना ने उसका चश्मा चुरा लिया था। जब वह गायब है, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। अब यहाँ से हमें 2 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। तो बेसिकली जब महाराजा को पीटा गया था तो वहाँ पर उसे एक गुंडे के बीच जेब से एक होटल का बिल मिला था, और जिस होटल में महाराजा पहुँचा तो वहाँ उसी अमीर आदमी को देख पाता है। तो महाराजा उनसे पूछता है कि क्या उन गुंडों को जानता है, उन्होंने मुझे मारा और मेरे कचरे का डब्बा लेकर चले गए। मगर वो अमीर आदमी उसे मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कह देता कि तभी यहाँ धना पहुँचता है और वही सेम सीन फिर से रिपीट होता है। अब इसी रात को महाराजा धना को पीछा करता है और धना चालाकी से महाराजा को अपने अड्डे पर ले आता है, जहाँ धना के लोग होते हैं जो महाराजा को मारते हैं और पकड़ लेते हैं, जो महाराजा और लोगों को रोकता है और बोलता है कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस धना से मतलब है, मुझे वो चाहिए। तब भी धना के लोग महाराजा को नहीं छोड़ते, जिससे महाराजा उन सबको मारता है और धना को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करता है और पूछता है कि उस रात घर में घुसे 3 लोगों में से एक तुम थे, बाकी 2 लोग कहाँ हैं। तब धना बोलता है कि ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, और एक तो तेरे थाने के अंदर ही रहता है। इतने में ही धना मारा जाता है। अब जाहिर सी बात है, धना ने पुलिस स्टेशन का नाम लिया था, इसलिए महाराजा भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है। अब इसी दिन मोटा और अमीर आदमी भी आता है और कहता है कि जिसने मुझे मारा है उसकी कंप्लेन लिखने दी है सर। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले अपने एक मुखबिर जिसका नाम नल्ला शिवा होता है, जिसके साथ मिलकर पुराने दिखने जैसे एक कचरे के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। तो दुकान वाला 2 दिन में बनाने को बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेलम, जो कि अपनी वाइफ और बेटी को एक दुकान पर ले आया होता है और अपनी बेटी के लिए गोल्ड की चेन खरीदने वाला होता है और उसे एक महंगी सी डिज़ाइन पसंद आ जाती है। चेन की डिज़ाइन का बढ़िया किस्सा भी अंत में समझाऊंगा। वाइफ कहती है कि ये महंगा है और तुम्हारी इतनी इनकम भी नहीं है, तो ये क्यों ले रहे हो। तो सेलम कहता है मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूँगा।
वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस वाले पर, जिन्हें की धना की बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस भी अपनी तहकीकात तेज कर देती है। वहीं सेलम पहुंच चुका होता है ज्वेलरी की दुकान पर अपनी बेटी के जन्मदिन के दिन सोने की चेन लेने। तभी उसकी वाइफ फ़ोन करती है कि घर आते समय किसी नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवा लेना, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ डाकू गुंडे लगते हो। तो सेलम पास की सैलून में दाढ़ी बनवाने जाता है और ये सैलून वही होता है जहाँ महाराजा काम करता था। अब यहाँ गौर से देखिए, महाराजा के बाल काले हैं, इसका मतलब कि ये सीन 15 साल पहले का है। इस वक्त पेपर में एक खबर छपी थी कि कुछ लुटेरे चोरी करने के साथ साथ शोषण भी करके निकल जाते हैं। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन सेल्वी अपने दोस्त सेलम को दे रहा होता है। तभी महाराजा ये सभी बात पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। उसके बाद सेलम घबरा जाता है और कटिंग करवाने के बाद अपने घर निकल जाता है। मगर घर आते ही उसे पता चलता है कि उसने जो बेटी के लिए चेन ले आया था उसे सैलून में ही भूल गया। तो तुरंत सैलून के लिए निकलता है। तभी पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। अब इसी बीच संयोग से महाराजा भी सेलम के घर उसी चैन को लौटाने आया हुआ होता है। पुलिस के साथ नोकझोंक में सेलम का क्राइम पार्टनर सेल्वी मारा जाता है और सेलम का पर्दा उठ जाता है। अब तक उसकी बीवी उसको भला आदमी समझती थी। उसे पता चलता है कि उसका पति चोर, मर्डरर और बलात्कारी है। इसलिए उसकी बीवी भी पुलिस से उसे ले जाने को कहती है। और जाते जाते सेलम गुस्से की नज़रों से महाराजा को देखता है और सोचता है कि महाराजा ने ही सैलून में उसकी बातें सुनने के बाद पुलिस को बताया और घर तक ले आया है। मगर सच्चाई क्या है उसे भी नहीं पता थी। वही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां असली जैसे दिखने वाला नकली कचरे का डब्बा तैयार हो जाता है, जिसे नल्ला सिवा एकदम से पुराना टाइप सा बना देता है। अब पुलिस वाले आपस से बात कर रहे हैं कि अब ये कचरे का डब्बा लेकर 5 लाख ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि कचरे का डब्बा मिला है तो उसको चुराने वाला भी मिला होगा। इसलिए पुलिस ऑफिसर नटराजन अपने कॉन्टेक्ट के बहुत से चोरों को कॉल करता है महाराजा के सामने कचरे के डब्बे को चुराने की एक्टिंग करने के लिए। लेकिन कोई भी चोर कचरे के डब्बे जैसी छोटी सी चीज़ के लिए एक्टिंग करने को राजी नहीं होता है। नटराजन परेशान हो जाता है और बोलता है कि जो भी चोर बनेगा उसको 50,000 दे दूंगा। तभी नल्ला सिवा बोलता है कि एक्टिंग ही करनी है तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर इसके लिए उसे पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ चुराई गई है। अब यहाँ पर अगेन पुलिस थाने पर फ़ोन लगाया जाता है। रात में भी अपना महाराजा वहीं बैठा होता है और पुलिस वाले पूछते हैं बता भाई क्या हुआ था उस रात। तब इसी मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। तो बताता है कि रात के 10 बजे होते हैं तो महाराजा अपने घर आ रहा होता है, मगर ये वो 10वां दिन भी होता है जब उसकी बेटी ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से घर आ रही होती है और उसके जूते फट गए थे। इसलिए वो महाराजा को सेम लाल कलर के जूते लाने को बोली थी। अब ज्योति घर में आती है, अपना बैग नीचे रखती है और कपड़े बदलती है। इसी बीच यहाँ पर वही 3 गुंडे यानी कि सेलम जो 15 साल पहले जेल चला गया था और वही इसके 2 दोस्त बने थे, एक तो धना और दूसरा नल्ला सिवा, जो घर में बैठकर महाराजा का इंतजार कर रहे थे उसे जान से मारने के लिए, जिसकी वजह से सेलम पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मगर उसकी जगह उसकी बेटी फंस जाती है। उसे तो पहले खूब मारते हैं और नल्ला सिवा उसके साथ 2 बार सेक्स करता है और धना 1 बार उसके साथ सेक्स करता है। इसके बाद सेलम वहां से जाने को कहता है कि महाराजा को बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। बाद में महाराजा जब घर आता है तो बेटी की एकदम खराब हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और घर में तोड़ फोड़ मचा देता है। अब महाराजा को ये पता नहीं होता है कि कौन 3 लोग उसके घर आकर उसकी बेटी के साथ ये कांड करते हैं। इस बात को जानने के लिए वो लक्ष्मी के चोरी होने की यानी कि कचरे के डिब्बे की चोरी की FIR करवाता है और 5 लाख तक खर्च करने को राजी हो जाता है। जब इस बात का पता नल्ला सिवा को चलता है कि हमने तो उसी घर में जाकर उसकी बेटी के साथ कांड किया था जिसके लिए कचरे का डब्बा बनवाया था, तो फिर वहाँ जाने से वो मना करने लगता है। लेकिन नटराजन कहता है कि तूने तो हाँ बोल दी है, अब मालिक के सामने चोर को तो जाना पड़ेगा, तो तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा। तब नल्ला सिवा फ़ोन लगाता है अपने दोस्त सेलम को और बताता है कि हमने जिसकी बेटी के साथ कांड किया था मुझे कल उसके घर जाना पड़ रहा है। तब सेलम कहता है कि किसी बहाने से वहाँ से भाग जा, मत जा उसके घर। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ज्योति जिंदा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका ट्रीटमेंट महाराजा के डॉक्टर फ्रेंड जिनकी महाराजा सेविंग किया करता था।
और इस पूरे प्लान के पीछे महाराजा, पीटी टीचर और डॉक्टर साहब थे, जिसका नाटक महाराजा ने थाने में किया। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पुलिस वाले नल्ला शिवा को लेकर महाराजा के घर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब ज्योति के साथ ये पूरी घटना हो रही थी तो वहाँ नल्ला शिवा को धक्का भी देती है और उसे पता चलता है कि उसकी पीठ में कुछ तो अजीब था, जो ज्योति ने अपने पापा को बताया था। वही चेक करने के लिए महाराजा नल्ला शिवा को हक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में ज्योति ने जिक्र किया था। और पुलिस को तहकीकात के दौरान महाराजा के बेटी के साथ हुई घटना के बारे में पता चल जाता है। पुलिस ऑफिसर नटराजन ने भी महाराजा को हथियार सौंपकर नल्ला शिवा से अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने को कहता है। तब महाराजा ने नल्ला शिवा का सर धड़ से अलग कर देता है। तब तक पुलिस ने तीसरे आदमी के बारे में भी पता लगा लिया था, जो कि होता है सेलम। अब महाराजा पहुंचता है सेलम को जान से मारने के लिए। हालांकि अभी भी उसको पता नहीं है कि सेलम है कौन। महाराजा जैसे ही सेलम का चेहरा देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अब वो क्यों रह जाता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अब दोनों के बीच खूब मार कुटाई होती है। सेलम कहता है कि तूने आज से 15 साल पहले मेरी बीवी और बेटी से मुझसे जुदा कर दिया था, तब तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, तुझे तो मारना ही होगा। मगर तब महाराजा उसे सच्चाई बताता है कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था उस दिन पुलिस लेकर नहीं आया था, बल्कि तुम्हारी बेटी का चैन जो सैलून में छूट गया था वो वापस करने आया था। मगर पुलिस तुम्हें उठाकर ले गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी के पास वही चैन लौटाने गया था, तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। मेरे बहुत खोजने के बाद वो एक दिन मिली और मैंने वो चैन लौटाने की कोशिश की, मगर वो चैन लेने से मना कर दी थी। सेलम की बेटी बहुत रो रही थी, तो बेसिकली महाराजा सेलम की बेटी के लिए खिलौना लेने गया था। और जो ट्रक आकर घर में घुसा था ना, उसमें 3 लाशें मिली थी। एक तो महाराजा की वाइफ, एक सेलम की वाइफ और महाराजा की खुद की बेटी। और उस दिन बेटी जो मिली थी ना, वो बेसिकली सेलम की ही थी, जिसके साथ सेलम ने कांड करवा दिया था। और जब सेलम को यह बात पता चलता है तो वो गिल्टी में आकर खुद ही बिल्डिंग से गिरकर जान दे देता है। और अंत में हम उसी डिज़ाइन को देख पाते हैं जो सेलम ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। तो इस तरह से इस बेहतरीन मूवी का अंत हो जाता है।